नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का होम साइंस क्लासेस में। आज की जो क्लास है वो गृह प्रबंधन में प्रैक्टिस सेट 5 है। आंतरिक सज्जा कला के तत्व हमारा टॉपिक है। ठीक है, तो क्वेश्चन का आप ही जानते हो, कुछ क्वेश्चन एमसीक्यूज जो होते हैं पुराने पीवाईक्यूज होते हैं और कुछ हम खुद बनाते हैं, और साथ ही में बुक की जो होती है एक्सप्लेनेशन भी हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो क्लास से जुड़े रहिएगा अंत तक। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कुछ क्वेश्चन लास्ट में इंपॉर्टेंट है, कुछ स्टार्टिंग में इंपॉर्टेंट है और सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्किप नहीं करिएगा। और प्लीज़ सभी लोग चैनल को रिक्वेस्टली बोल रही हूँ, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अच्छा, आप एक बार खुद सोचिए, आपकी जॉब लग जाती है, ठीक है, और जॉब लग जाती है, बहुत खुश होते हैं और पता चलता है गवर्नमेंट आपको सैलरी नहीं देती है, तो कैसा लगेगा। ठीक है, तो हम क्या आपसे सैलरी मांग रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं मांग रहे। बस एक छोटा सा काम, जब आप वीडियोस को देखते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके से सोचिए ना, जैसे आप मेहनत कर रहे हो और आपको जॉब नहीं मिल रही है, तो आप भी इसी तरीके से सोचिए कि हम मेहनत कर रहे हैं, हमें चैनल पे सिर्फ सब्सक्राइबर, सिर्फ आपको एक बटन दबाना है, ठीक है, तो हमें कितना बुरा लगता है। तो ऐसे सोच के अगर आप चलोगे तो आपको हमारा भी भला हो जाएगा और आपका भी। तो चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 1 पर। आकारों की श्रेणी यह सामंजस्य पाने की एक तकनीक है। उसे कहते हैं क्या? अनुपात कहते हैं, श्रेणीकरण कहते हैं, बल कहते हैं, या संतुलन कहते हैं। आकारों की श्रेणी, पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि आकार क्या भला है। तो आकार को हम जानते हैं क्या 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 कहते हैं, क्या क्या कहते हैं? स्वरूप कहते हैं, ठीक है, आकार को हम स्वरूप कहते हैं, फॉर्म भी कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है, और शेप भी कहते हैं। तो पहली बात तो आपको इसके सारे नाम पता होने चाहिए, जिससे आयोग जब भी कुछ पूछे तो आपको आंसर क्लिक हो जाए, क्योंकि नाम कई बार चेंज कर देता आकार कर देते हैं, कभी कभी आकार लिख देते हैं, कभी कभी स्वरूप। तो आकारों को हम स्वरूप कहते हैं, ठीक है। अब आकार आप जानते हो कितने होते हैं? आकार खास तौर से 3 तरीके के माने जाते हैं, जैसे कि एक बोला जाता है आयातीत आकार, ठीक है, पहला होता है आयातीय आकार। इसके अंदर 2 आकार आते हैं। कौन कौन से आते हैं? एक चौकोर आता है, ठीक है, एक चौकोर आता है, आप जानते हो, जिसकी चारों लाइनें बराबर होती हैं उसे हम चौकोर कहते हैं। इस तरीके से देखो, चारों लाइनें बराबर होंगी। और एक इसी में आता है आयताकार, ठीक है। आयताकार में 2 लाइन एक बराबर होती हैं, 2 लाइन एक बराबर होती हैं, जैसे कि ये 2 बराबर होंगी और ये 2 बराबर होंगी, ये 2 बराबर होंगी, ये 2 बराबर होंगी, ठीक है। तो आयताकार ये किसके? आयातीय आकार के अंतर्गत आती हैं। आयातीय आकार को हम रेक्टिलिनियर लाइन कहते हैं, रेक्टिलिनियर लाइन कहते हैं, ओके, रेक्टिलिनियर कहते हैं। इतना पता याद हो गया होगा आपको। अब हम बात करेंगे किसकी, इरेज कर देते हैं। आगे हम बात करते हैं दूसरे वाले का। फर्स्ट हमने आपको बता दिया आयातीय, जिसमें 2 आते हैं। दूसरा आपका होता है कोणीय, ठीक है, कोणीय आकार, ओके। कोणीय आकार होता है जिसको हम एंगुलर कहते हैं, एंगुलर लाइन कहते हैं, एंगुलर शेप कहते हैं, लाइन नहीं शेप, लाइन अलग चीज़ है, ओके। तो एंगुलर जो होता है, कोणीय आकार होता है, उसमें आपका त्रिभुज आता है। त्रिभुज भी आप सभी जानते हो, ठीक है, त्रिभुज भी आप सभी जानते हो। 3 लाइनें ये बराबर होती हैं, एक लाइन इस तरीके से, ठीक है, तो ये त्रिभुज हो गया, ओके। और क्या हो गया? पिरामिड। आपसे क्वेश्चन भी पूछा गया था, पिरामिड किस तरीके की डिज़ाइन है? तो पिरामिड जो है वो एक संरचनात्मक डिज़ाइन है। पिरामिड क्या है? संरचना है, आप उसे सजावटी डिज़ाइन नहीं बोल सकते हो, ठीक है, संरचना है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो पिरामिड किसके? कोणीय के अंतर्गत आता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तीसरा आकार होता है चक्राकार, जिसे हम कर्व्ड कहते हैं, कर्व्ड, चक्राकार शेप, जिसको हम कर्व्ड शेप कहते हैं। उसमें आपका वृत्त आ जाता है, गोल वाला जो गोला होता है, सर्कल जिसे बोलते हैं, ठीक है। कोन होता है, आपने आइसक्रीम खाई होगी, कोन शेप, वो आ जाता है। और इसके साथ ही साथ जो आपका बेलनाकार शेप होता है, बेलन का शेप होता है ना, वो आ जाता है, या फिर सिलेंडर शेप जो कहते हैं उसे, वो आ जाता है, ठीक है, सिलेंडर शेप आ जाता है। तो ये आपके आते हैं किसके? चक्राकार, जिसको हम कह सकते हैं क्या? कर्व्ड शेप। तो ये 3 तरीके के शेप होते हैं आपके किसके? आकार के, मतलब आकार के 3 ये स्वरूप होते हैं, ओके। इतना आपको पता चलेगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना आपको आसान हो गया होगा। जैसे कि क्वेश्चन में पूछा है आकार, मैंने क्यों बताया, समझने की कोशिश करिए, इतना सब मैंने क्यों बताया। एक तो आपको हम कला के तत्व पढ़ा रहे हैं, वो चीज़ यहाँ पर क्लियर हो जाए, ठीक है, कला के तत्व आपको क्लियर हो जाए। तो ये कला का तत्व क्या है? एक मतलब कला के तत्व का ही एक पॉइंट क्या है? आकार है, ठीक है। आपको पता होगा कला के 7 तत्व होते हैं, और 7 हम अभी आपको बताएंगे, ठीक है। तो आकार जो है
में अगर आपको बनाना है कोई आकार तो सामंजस्य पाने के लिए आपको करना क्या होगा। अब आकार क्या बनाना है आपको, मान लो आपको त्रिभुज बनाना है तो आपको क्या करना होगा भाई, संतुलन होना चाहिए, ये लाइन भी बराबर होनी चाहिए, ये लाइन भी बराबर होनी चाहिए, ये भी बराबर होनी चाहिए, तब जाके आप संतुलन पैदा कर पाओगे, मतलब सही संतुलन से आप एक आकार बना पाओगे। ठीक है, आपको क्या बनाना है, ये बनाना है। ठीक है, आपको बनाना है क्या, चौकोर शेप बनाना है। तो ये क्या है, इसमें क्या संतुलन, कैसे संतुलन आएगा, चारों लाइनें बराबर होनी चाहिए। ठीक है, बना तो चौकोर रहे हो, आपने शेप दे दिया कौन सा, रेक्टेंगल वाला, तो गलत हो जाएगा ना। रेक्टेंगल बनाते समय रेक्टेंगल में संतुलन होना चाहिए, दो लाइनें ये बराबर होनी चाहिए, दो ये बराबर होनी चाहिए, चौकोर में ये चारों लाइनें बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि सही संतुलन से ही आकार बनता है, और सही लाइनों में जो लाइनें जो होती हैं उनमें सामंजस्य होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सामंजस्य करके ही आप कोई संतुलन मतलब देकर आप कोई आकार बना पाओगे। ठीक है, तो एक ऑप्शन आप मतलब एक आपको क्लियर हो गया, क्वेश्चन का आंसर क्या था, डी। क्वेश्चन नंबर 2 है, अनुलंब, अनुप्रस्थ या विकर्णी रेखाओं के मिलाव से डैश आकार निर्मित होता है। अनुलंब, अनुप्रस्थ या विकर्णी रेखाओं के से बात हो रही है। ठीक है, तो विकर्णी रेखाएं आप सभी जानते हो किसको कहते हैं, विकर्णी रेखा कहते हैं हम तिरछी रेखा को, तिरछी रेखा को हम विकर्णी रेखा कहते हैं। ठीक है, तिरछी रेखा को हम क्या कहते हैं, विकर्णी रेखा कहते हैं। और अनुलंब लाइन जो हम कहते हैं किसको, वर्टिकल जो लाइन होती है जिसे हम लंबवत कहते हैं। तो आपको ये नाम पता होने बहुत ज़रूरी है कि किस लाइन को क्या कह रहे हैं। विकर्णी की बात हो तो मतलब तिरछी रेखा की बात चल रही है। ठीक है, तिरछी रेखा की बात चल रही है, तो तिरछी रेखा मतलब इस तरीके की आपने रेखा जोड़ दी। ठीक है, और अनुलंब जो लंबवत लाइन होती है, लंबवत लाइन होती है वो कैसी होती हैं, सीधी लाइनें होती हैं। ओके, सीधी लाइन होती है वो, चाहे मतलब सीधी होती है बिल्कुल। ओके, तो इस तरीके से तो हमने क्या निर्माण किया, किसका निर्माण किया, राइट आंसर हमारा होगा त्रिकोण। ठीक है, हमने त्रिकोण का यहाँ पर निर्माण किया। ठीक है, विकर्णी लाइन तिरछी लाइन होती है। ठीक है, याद होगा आपको, बता दिया मैंने। और अनुलंब लाइन, अच्छा बात कर लेते हैं थोड़ा सा अनुलंब लाइन की, लंबवत लाइन। तो लाइन जो होती है, रेखाएं जो होती हैं वो कितने, 3 प्रकार की मेन मानी जाती हैं। ठीक है, लेकिन आप जो हम होम साइंस में पढ़ते हैं वो लगभग 5 होती हैं। जैसे कि एक तो आपको बताया लंबवत, जिसे हम वर्टिकल कहते हैं, लंबवत रेखा एक होती है, लंबवत रेखा। ओके, लंबवत होती है, पता होना चाहिए आपको। दूसरी कौन सी होती है, क्षैतिज रेखा। ओके, क्षैतिज रेखा होती है, क्षैतिज रेखा। अब अगर मैं बताऊं तो ये वाली लंबवत रेखा ऐसी लंबी लंबी होंगी, क्षैतिज रेखा कैसी होंगी आपकी, इस तरीके से होंगी। ठीक है, टेढ़ी, जो कैसी आप कैसा भाव देती हैं, किसी व्यक्ति को मोटा दिखाती हैं। ये वाली रेखाएं व्यक्ति को लंबा दिखाती हैं, कपड़ों में ऐसा होता है। ठीक है, और तीसरी होती है क्या आपकी, तिरछी रेखा, तिरछी रेखा। ठीक है, तिरछी रेखा। ओके, तिरछी रेखा इस तरीके की होगी। ओके, इस तरीके की होंगी तिरछी रेखा। और क्या होती हैं आपकी, वक्र रेखाएं। ठीक है, क्या होती हैं, वक्र रेखाएं होती हैं। कहाँ पे लिखूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ। चौथा क्या है, वक्र रेखाएं। ओके, वक्र को आप कर्व रेखा कहते हो, ये भी आप जानते हो, जैसे कि एक सर्कल हो गया, या ये इस टाइप की जो लाइनें होती हैं ये क्या, वक्र रेखाओं के अंतर्गत आती हैं। और पाँचवीं आपकी होती है कौन सी, टेढ़ी मेढ़ी रेखाएँ। टेढ़ी मेढ़ी, टेढ़ी मेढ़ी जिसे हम क्या कहते हैं, टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं होती हैं, जिनको हम कह सकते हैं क्या, जिग जैग लाइन। ओके, जिग जैग लाइन। तो ये 5 तरीके की लाइनें होती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, 5 तरीके की। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। यदि आकार, रंग और रेखाएं बार बार प्रयुक्त होती हैं तो उसमें कला के किस अंश का प्रयोग होता है। क्वेश्चन पर ध्यान देना, क्या लिखा है, आकार, रंग और रेखाएं, 3 चीज़ों की बात हो रही है, मतलब कला के 3 तत्वों का यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, जब तक मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ आप लोग जल्दी से कला के 7 तत्वों के नाम कमेंट में लिख दीजिए, और मैं आपको फिर बताती हूँ। अगर आप नहीं लिख पाते हो तो मैं बताती हूँ, लेकिन कोशिश तो करिए, जितने आते हैं उतने लिख दीजिए। तो यदि आकार, रंग और रेखाएं बार बार प्रयुक्त होती हैं तो हम कला के किस अंश का प्रयोग कर रहे हैं, क्या केंद्रीय बिंदु का प्रयोग कर रहे हैं, अवधारणा का प्रयोग कर रहे हैं, नमूना का, या फिर संतुलन का। तो हम यहाँ पर क्या काम करेंगे भाई, हम आकार भी बना रहे हैं, रंग भी बना रहे हैं, रेखाएं बना रहे हैं, तो हमें ध्यान रखना है क्या, संतुलन का। कुछ भी ऊपर नीचे हुआ तो आपका डिज़ाइन खराब हो जाएगा। ठीक है, तो संतुलन का प्रयोग यहाँ पर किया जा रहा है। ओके, अब मैं आपको बता देती हूँ क्या, किसकी बात कर रहे थे हम, कला के तत्व की बात कर रहे हैं। तो पहला कला का तत्व आपका क्या होगा, पहले कला का तत्व होगा रेखा, जो होती है 5 तरीके की, हम बता चुके हैं, बार बार समय बर्बाद नहीं करेंगे। दूसरा होता है आपका आकार, वो भी हम बता चुके हैं, 3 प्रकार के होते हैं आकार, इस पर भी हम बार बार बात नहीं करेंगे। जो चीज़ हो गई उसको हम क्लियर नहीं, बार बार नहीं पढ़ेंगे, जिससे डिस्टर्बेंस ना रहे क्लास में। तीसरा होता है पोत, टेक्सचर, कोई भी चीज़ हमें छूने पर कैसी महसूस होती है उसको हम टेक्सचर, पोत कहते हैं, जैसे खुरदरापन, नुकीलापन, इस तरीके का, दानेदार, ये सारे पोत टेक्सचर के उदाहरण थे अभी मैंने जो बताया। फोर्थ आपका हो जाता है नमूना,
डिज़ाइन जो कि संरचनात्मक और सजावटी दो तरीके की मानी जाती हैं, और भी चीज़ें जो होंगी हम वो आगे क्लास में पढ़ लेंगे। ठीक है, तो नमूना, और हम बात करेंगे इसके बाद 5वें नंबर पे आता है स्थान, कि कोई भी डिज़ाइन बना रहे हो तो उसमें स्थान का बहुत महत्व है कि कहाँ पर हमें स्थान खाली छोड़ना है और कहाँ पर कितना किस स्थान का प्रयोग करना है जो हमारी डिज़ाइन अच्छी लगे। ठीक है, छठा नंबर हम देंगे किसको, प्रकाश को, जिसको रट महोदय ने क्या माना है, प्रकाश को कला का तत्व नहीं माना है। बकाया अगर कला के तत्व नॉर्मल पूछा जाए तो प्रकाश भी एक कला का तत्व है, लेकिन रट महोदय ने इसको कला का तत्व नहीं माना। उन्होंने कहा कला अपने विषय में, कला जो प्रकाश है वो अपने आप में अलग विषय है। ठीक है, उन्होंने प्रकाश को कला का तत्व नहीं माना। ओके, और क्या आ गया, रंग। ठीक है, तो रेखा, आकार, पोत, नमूना, स्थान, प्रकाश, रंग, ये 7 कला के आपके तत्व हैं। इन्हें जरूर नोट कर लेना, यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का बनता ही बनता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इनमें से कौन सी रेखाएं सक्रियता, गति और शक्ति को अभिव्यक्त करती हैं? क्या समस्तरी रेखाएं हैं, या फिर विकर्णी रेखाएं हैं, या फिर ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं, या फिर डी ऑप्शन है वक्र रेखाएं हैं? बताइए क्या है क्वेश्चन। सक्रियता और गति और शक्ति को अभिव्यक्त करती हैं, तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? राइट आंसर हमारा यहाँ पर जो होने वाला है वो होगा बी ऑप्शन, विकर्णी रेखाएं। विकर्णी रेखाएं जिन्हें कि हम तिरछी रेखा कहते हैं, अभी हमने जस्ट आपको बताया था तिरछी रेखा कहते हैं, या फिर हम इसको क्या कहते हैं, डायगोनल लाइन कहते हैं, डायगोनल लाइन कहते हैं। ठीक है, ये जो लाइन होती है ये बनानी कहते हैं बहुत कठिन होता है, इस लाइन को बनाना कठिन होता है। आप ये मत सोचिएगा ये सक्रियता और गति और शक्ति रिप्रेजेंट कर रही है तो ये बहुत सरल लाइन होगी, इसे बनाना बहुत कठिन माना जाता है, लेकिन ये क्रियाशीलता की रेखा है, एक्टिविटी लाइन है ये। ठीक है, और ये आँखों को गतिशीलता प्रदान करती है। जो गतिशीलता की बात हो रही है कहाँ प्रदान करती है, ये आँखों को गतिशीलता प्रदान करती है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, ओके, क्या करती है। अब बात आती है किसकी, लंबवत रेखाएं एक होती हैं। ठीक है, लंबवत जिसको समस्तरी रेखाएं शायद कहते हैं, सीधी सीधी सी होती हैं। ओके, तो जो लंबवत रेखाएं होती हैं, अनुलंब रेखाएं होती हैं, ये कैसी होती हैं, प्रतिष्ठाजनक होती हैं। हमने अभी आपको 5 प्रकार बताए रेखाओं के, तो पहला बताया था लंबवत रेखाएं जो लंबी होती हैं, तो वो हमने बताया कैसी होती है, लंबी रेखा प्रतिष्ठाजनक होती हैं और औपचारिक होती हैं। दूसरी होती है क्षैतिज रेखा, जिसको हम क्या कहेंगे, क्षैतिज रेखा जिसको हम हॉरिजेंटल कहते हैं। ये कहती हैं, ये कैसी होती हैं, विश्रामदायक होती हैं, तनाव मुक्त होती हैं, और क्या होती है, अनौपचारिकता का भाव इनमें होता है। किसमें, क्षैतिज रेखाओं में अनौपचारिकता का भाव पाया जाता है, लंबवत रेखा में औपचारिकता का भाव होता है। अब क्षैतिज रेखा में अनौपचारिकता क्यों है, क्योंकि ये लेटी हुई रेखाएं हैं। मान लो ऐसे समझो, आपके यहाँ कोई गेस्ट आया है और आप लेटे हुए हो तो कैसा लगेगा, क्या है, वो अनौपचारिक भावना हो जाएगी। औपचारिक भावना क्या है, आप खड़े हो, कोई गेस्ट आया आप खड़े हो गए, मतलब लंबवत लाइन हो गई। ठीक है, तो वो क्या है, औपचारिक हो गई, ऐसे समझ सकते हो आप। ओके, क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, अभी आपको दिखाया वही क्वेश्चन बना है, तो ये भी पूछा जा सकता है। तो अगर पूछा जाए सोचित प्रतिष्ठाजनक रेखा कौन सी है, तो वो लंबवत रेखा है। ओके, तो इनमें से क्वेश्चन नंबर 5 है, इनमें से कौन सा वस्त्र अलंकार का सिद्धांत नहीं है? क्या संतुलन, या प्रकाश, या समानता, या रिदम? देखो, आप कोई वस्त्र का निर्माण करते हो, आपको सबसे बड़ी चीज़ आपको ये पता होना चाहिए, जो कला के तत्व हम पढ़ते हैं किसमें, मैनेजमेंट में जो हम कला के तत्व पढ़ते हैं वो कोई हम इसलिए नहीं पढ़ते हैं कि गृह प्रबंधन का कोई विषय है। ये कला के तत्व हमें जब हम वस्त्र बनाना सीखते हैं, सिलना सीखते हैं, तो उसमें भी हमें यही तत्व इस्तेमाल करने होते हैं। हम जब घर की डेकोरेशन करते हैं हमें उसमें भी इसके तत्वों का इस्तेमाल करना पड़ता है। घर के हर काम में हमें कला के तत्वों का ध्यान रखना होता है। ठीक है, और किसी भी गृहिणी के अंदर ये गुण होने ही चाहिए। ओके, तो इनमें कौन सा वस्त्र अलंकार का सिद्धांत नहीं है? आपको समझ में आ रहा होगा। क्या वस्त्रों में हम किसका, प्रकाश का कोई महत्व है वस्त्रों में? सच बताइए, प्रकाश का कोई महत्व है वस्त्रों में? ये बात और है कि वस्त्रों पे जो डिज़ाइन है वो आपको प्रकाश में दिखेगी, लेकिन जब आप वस्त्र बना रहे हो, ठीक है, वस्त्र बना हुए वस्त्र में प्रकाश का कोई मतलब नहीं है। क्या है, संतुलन होना चाहिए, सही संतुलन का कपड़ा तैयार होना चाहिए। उसकी जो डिज़ाइंस हैं, जो उसमें कलर है, उनमें समानता होना चाहिए। कोई एकदम डार्क सा, कोई एकदम से लाइट सा, मतलब कहीं ना कहीं मतलब चकाचौंध पैदा करेगा अगर कलर सही तरीके से नहीं होंगे। और एक लय होनी चाहिए, एक रिदम होनी चाहिए कि नज़र व्यक्ति की आपके कपड़े पर पड़े तो फिसलती चली जाए। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ प्रकाश का कोई मतलब नहीं रह जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है, सैंड पेपर
कॉटन तथा फैब्रिक कला के किस तत्व के बदलाव के उदाहरण हैं। देखो अब इसमें क्या बात की गई है, इन्होंने अलग अलग तत्व दिए हैं, तो कहीं ना कहीं ये किसकी बात कर रहे हैं, क्या टेक्सचर की बात कर रहे हैं, लाइन की बात कर रहे हैं, आकार की बात कर रहे हैं, या फिर रंग की बात कर रहे हैं। देखो तत्व की बात कर रहे हैं, समझ में आ रहा है, सैंड पेपर की बात कर रहे हैं, कॉटन की बात कर रहे हैं, फैब्रिक कला की बात कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने कोई चीज़ वहाँ पर ये नहीं बताई कि हम ये चीज़ पूछना चाह रहे हैं। मतलब क्या पूछना चाह रहे हैं, ये इनके टेक्सचर की बात कर रहे हैं कि ये सब छूने में कैसे होते हैं। जैसे कि आपको बता दें, जो कॉटन होता है वो छूने में खुरदरा होता है। ओके, तो ये यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं, ये जो है इनमें क्या, इनका सबका टेक्सचर अपना अपना होता है। कॉटन का टेक्सचर होता है अलग, सैंड पेपर थोड़ा सा छूने पर वैसा फोम की तरह महसूस होगा। ठीक है, तो ये टेक्सचर की बात कर रहे हैं। ओके, तो क्वेश्चन को बहुत समझने की ज़रूरत है। जब आपको इसमें रंग क्या कुछ क्लियर नहीं है कि रंग की कोई बात कर रहे हैं, आकार से भी इन्होंने कोई लेना देना नहीं रखा है, लाइन का भी यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है कि आपसे ये पूछा गया हो कि कोई व्यक्ति लंबा है तो आपको कैसा वस्त्र बनाना है, कोई व्यक्ति गंठा है तो आपको कैसी लाइन का वस्त्र लेना है, ऐसा कुछ बात इनने की नहीं। तो मतलब ये टेक्सचर की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 7, कमरे की ऊंचाई बढ़ी हुई दिखानी हो तो उसे उपयोग करना चाहिए। दीवारों पर खड़ी लाइनें, बी ऑप्शन है क्षैतिज के समानांतर आड़ी धारियां, परिणामी रंग, या लंबे पर्दे। क्वेश्चन को समझिएगा, क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि किसी कमरे की ऊंचाई अगर बड़ी दिखानी है, मतलब आप किस लाइन का यूज़ करोगे अगर कमरे की ऊंचाई बड़ी दिखानी, तो चाहे कमरा हो चाहे व्यक्ति हो, अगर आपको उसको लंबा दिखाना, उसकी ऊंचाई ज़्यादा दिखाना, तो हमेशा इस तरीके की लाइनों का यूज़ करोगे, मतलब खड़ी लाइन। ए ऑप्शन में है। अगर आपको किसी व्यक्ति को या किसी लंबी दीवार को छोटा दिखाना है तो आप क्षैतिज लाइन का यूज़ करोगे, इस्तेमाल करोगे। सेम चीज़ फॉलो होती है डिज़ाइन में। ठीक है, घर का डिज़ाइन बना रहे हो, अगर आपको दीवार लंबी दिखानी है तो आपको लंबी लाइनों वाली चीज़ डिज़ाइन एक्सेप्ट करनी होगी। ऐसे किसी व्यक्ति को लंबा दिखाना है तो लंबी डिज़ाइन का कपड़ा आपको बनाना होगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर गंठे व्यक्ति को कपड़े खरीद रहे हो तो आप लंबी डिज़ाइन की धारियों का कपड़ा खरीदो, व्यक्ति लंबा लगेगा। अगर आप लंबे व्यक्ति के लिए कपड़ा खरीद रहे हो, व्यक्ति जो पहले से ही लंबा है, तो उसको तिरछी लाइन के कपड़े खरीदो। ठीक है, तो व्यक्ति क्या है, नॉर्मल दिखेगा या छोटा दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, जब केंद्र के दोनों ओर समान रुचि और भार की वस्तु बराबर दूरी पर रखी जाती है तो उसे कहते हैं क्या, औपचारिक संतुलन, अनौपचारिक संतुलन, ऑप्टिकल संतुलन, या ऑब्वियस संतुलन। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो जब भी केंद्र के दोनों ओर समान रुचि, समान भार की वस्तु रखी हो तो हम उसको औपचारिक संतुलन कहते हैं। और जब व्यक्ति, मान लो एक तरफ तो आपने कोई चीज़ किसी की पसंद की रख दी है, ठीक है, एक तरफ मतलब कोई भी चीज़ है, मान लो ये टेबल है, ठीक है, यहाँ पर आपने एक तो बहुत बड़ा सा बुके रख दिया है, ठीक है, बहुत बड़ा सा, और एक छोटा सा बुके रखा है इधर, तो क्या है, ये अनौपचारिक संतुलन हो जाएगा। एक तरफ वजन ज़्यादा है, एक तरफ वजन कम है, एक तरफ छोटी चीज़ है, एक तरफ बड़ी चीज़ है, तो ये अनौपचारिक संतुलन हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रहेगा इतनी सी चीज़। और जब भी पूछा जाए संतुलन के प्रकार, तो ये दो ही प्रकार होते हैं, एक औपचारिक संतुलन, अनौपचारिक संतुलन, ये दो प्रकार का संतुलन होता है। ठीक है, और ये क्या है, ये डिज़ाइन के आपके सिद्धांत हैं। ठीक है, संतुलन जो है डिज़ाइन के सिद्धांत के अंतर्गत आता है, ये कला का तत्व नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा। ओके, अच्छा, आपसे उदाहरण पूछा जाए जैसे कि औपचारिक संतुलन में आप क्या क्या चीज़ें रख सकते हो, तो पहिया है, आप जानते हो किसी भी कोई भी व्हीलर में पहिया लगे होते हैं, लगभग बराबर होते हैं, तो वो क्या है, एक औपचारिक संतुलन है। ठीक है, या फिर सूर्यमुखी का फूल होता है, बिल्कुल कितना भी बड़ा हो लेकिन इक्वली कलियां होती हैं बिल्कुल, तो ये सूर्यमुखी का फूल हो गया, या डेज़ी का फूल हो गया, ये कहीं ना कहीं औपचारिक संतुलन के उदाहरण और भी हो सकते हैं, लेकिन आपको अगर बुक से आयोग पूछे तो ये ऑप्शन दे रखे हैं, इसलिए मैंने आपको बताए हैं। आपसे पूछा जाए सीसा क्या है, जो सीसा जो होता है ना, सीसा ये होता है किसका, अनौपचारिक संतुलन का उदाहरण है। ठीक है, सीसा ये वो वाला सीसा नहीं है जो आप देखते हो अपने फेस को, वो वाला सीसा नहीं है, ये सीसा आपने देखा होगा पार्क वगैरह में होता है। ओके, तो ये क्या, औपचारिक संतुलन का उदाहरण है। ओके, ठीक है, पढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन से समूह में सभी कला के तत्व हैं, क्या रेखा, पोत, अनुपात, रेखा, आकार, रंग, नमूना, प्रकाश, लय, रंग, पोत, संतुलन। तो संतुलन क्या हो गया आपका यहाँ पर, डी ऑप्शन में अगर बात करूँ ये भी सिद्धांत हो गया। ठीक है, और किसकी बात करें हम यहाँ पर, डिज़ाइन की, नमूने की, नहीं, लय सिद्धांत है यहाँ पर, तो ये नहीं होगा। ठीक है, लय सिद्धांत है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, क्योंकि यहाँ पर अनुपात दिया, ये भी सिद्धांत है, तो बी ऑप्शन में सभी क्या हो गए, कला के आपके
तत्व हो गए, रेखा, आकार, रंग, प्रकाश, स्थान, ये सब क्या हैं आपके, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कला के तत्व हैं। ठीक है, ओके। तो आपको याद होगा तभी तो ऐसे भी ऑप्शन आते हैं, आप आंसर तभी कर पाओगे जब पता होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, कला का सिद्धांत जो एकता का आभास उत्पन्न करता है, क्या अनुपात है, बल है, एक रूपता है या संतुलन है। एकता का आभास, अब एकता की बात हो रही है, मतलब हर जगह एकता का आभास करा रहा है, तो मतलब एकता मतलब एक रूपता। ठीक है, एकता मतलब क्या हो गया, एक रूपता। आपको मैं यहाँ पर एक बात और बता दूँ, जो एकता और जो एक रूपता और अनुरूपता, ये दो शब्द एक जैसे ही हैं। एकता और अनुरूपता बात हो तो एक ही बात है ये दोनों। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं, हारमोनी कहते हैं, हारमोनी कहते हैं। लेकिन जो बुक में जो आपको कला डिज़ाइन के सिद्धांत मिलेंगे, उस डिज़ाइन के सिद्धांत में इसको ग्रुप में नहीं माना गया। जहाँ पर मान लो बात करूँ मैं अनुपात की, क्या क्या सिद्धांत होते हैं, अनुपात एक सिद्धांत है आपका। मैं हर एक डाउट क्लियर कर दूं, इसलिए कि अगर बाई चांस आपको घुमाया जाए तो आप क्वेश्चन का आंसर दे पाओ। ठीक है, तो संतुलन, बल मैं पहले लिख देती हूँ, फिर आपको मैं बताती हूँ। बल, और क्या हो गया, लय हो गया। ठीक है, लय हो गया, लय हो गया, और क्या हो गया, दोहराव, जिसे हम क्या कहते हैं, रिपीटिशन कहते हैं। दोहराव कहाँ पर लिख दूँ, यहाँ पर लिख देती हूँ। ठीक है, दोहराव। ठीक है, दोहराव, ये क्या है आपके 5 कला के सिद्धांत, मतलब डिज़ाइन के सिद्धांत कहो तो ये मतलब दोनों एक ही होते हैं, माने गए हैं। ठीक है, कितने माने गए, 5। लेकिन जो अनुरूपता है या एक रूपता है, हारमोनी है, इसे भी क्या है, सूची में जगह नहीं दी गई है, लेकिन इसको क्या है, बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है। महत्वपूर्ण ही नहीं, इसको कला के प्रारंभिक सिद्धांत में गिना जाता है। प्रारंभिक सिद्धांत में इसको गिना जाता है, लेकिन इसको जगह नहीं दी गई है इस सूची में। ठीक है, तो अगर आपसे इस तरीके से पूछा जाए कि कौन सा ऐसा कला का सिद्धांत है जो प्रारंभिक सिद्धांत मानते हुए भी मुख्य सिद्धांतों में गिना नहीं जाता है, तो वो भी आपका एकरूपता और अनुरूपता का सिद्धांत है। ये मात्र 5 ही माने जाते हैं, अनुपात, संतुलन, बल, लय और दोहराव। ठीक है, प्रोपोर्शन, बैलेंस, एम्फेसिस, रिदम एंड क्या कह सकते हैं हम, रिपीटिशन। 5th को रिपीटिशन, दोहराव मतलब रिपीटिशन। ये 5 महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, जिससे भी महत्वपूर्ण हो जाता है एकरूपता और अनुरूपता, लेकिन इसको इस लिस्ट में जगह नहीं दी गई है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11, कला के तत्व होते हैं 3, 7, 9, 8। बार बार एक ही बात हो रही है, कितने होते हैं, 7 होते हैं। कौन कौन से होते हैं अभी मैं बता चुकी हैं, जल्दी से लिख दीजिए कमेंट में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, कला के मूलभूत सिद्धांत हैं। ए ऑप्शन है अनुपात तथा अनुरूपता, बी ऑप्शन है लय तथा संतुलन, सी ऑप्शन है दोहराव तथा बल, या फिर डी ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। मूलभूत सिद्धांत कौन से, अनुपात तथा अनुरूपता है, लय तथा संतुलन है, दोहराव तथा बल हैं, कौन से हैं बताइए। अभी मैंने लिखे थे, कौन से हैं, सभी हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, संतुलन से परिधान में आता है विश्रामदायक भाव, तंगी भाव, दिखावा भाव या कुछ भी नहीं। तो जब सही संतुलन का कोई भी काम करोगे आप, तो उसमें मतलब कपड़ा बनाओगे, तो घर की डेकोरेशन करोगे, तो उसमें एक आरामदायक का भाव आएगा, विश्रामदायक भाव आएगा। मतलब सब काम सही संतुलन में हुआ है, तो लगता है घर में हमने जो भी काम नॉर्मली भी, ये तो चलो कपड़े की डस्टी से हो सकता है, घर की सजावट की दृष्टि से हो सकता है, लेकिन हम कोई भी काम जो हमारा निपट जाता है, सब कुछ सही बैलेंस तरीके से होता है, संतुलन, सारे काम में घर में संतुलन होता है हमारे, तो हमें लगता है कि अरे आप बस आराम से बैठो, ठीक है, सब काम हो चुका है। ठीक है, तो ये वाली चीज़। क्वेश्चन नंबर 14, सजावटी नमूने में रचनात्मक नमूने के किस भाग को सुंदर बनाया जाता है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, सजावटी नमूने में रचनात्मक नमूने के किस भाग को सुंदर बनाया जाता है, निचले भाग को, भीतरी भाग को, ऊपरी भाग को, या किसी भी भाग को। तो हम क्या करते हैं, सजावटी नमूना जब बनाते हैं तो उसकी रचना को, रचनात्मक का मतलब होता है रचना, कपड़े की रचना। ठीक है, या जिसकी भी आप डिज़ाइन बना रहे हो, जहाँ पर भी डिज़ाइन बना रहे हो उसकी रचना। ठीक है, तो किसके ऊपरी भाग, जो भी संरचना है उसके ऊपरी भाग को हम सुंदर बनाते हैं। ठीक है, सजाते हैं, कह सकते हैं क्या, सजाते हैं। ठीक है, अब आपसे बात करी जाए कि जो डिज़ाइन होते हैं उन्हें कितने भागों में बांटा गया है, तो डिज़ाइन को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। 2 भागों में बांटा गया है, जो जिसमें नंबर 1 क्या हो जाता है, आपकी संरचनात्मक डिज़ाइन है, संरचनात्मक डिज़ाइन हो जाती है। ठीक है, संरचनात्मक, ठीक है, संरचनात्मक डिज़ाइन हो जाती है। और दूसरी क्या हो गई आपकी, पहली तो ये हो गई
ठीक है, और दूसरी क्या हो गई आपकी सजावटी डिजाइन हो गई। ठीक है, सजावटी डिजाइन हो गई। ठीक है, तो याद रहेगा, एक होती है संरचनात्मक डिजाइन, दूसरी होती है सजावटी डिजाइन। जो सजावटी डिजाइन है ये 4 तरीके की होती है। सजावटी डिजाइन कितने तरीके की होती है, इतना तो समझ में आ गया। जो डिजाइन होती हैं कितनी होती हैं, 2 तरीके की होती हैं, 2 भागों में बांटी गई। एक तो संरचनात्मक होती है, एक सादा कपड़ा है, मान लो वो संरचना है। ठीक है, उस पर आप सजा रहे हो, वो चीज़ सजावटी, उस पर आप कढ़ाई कर रहे हो, बुनाई कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। ठीक है, तो वो सजावटी है। लेकिन ये जो सजावटी सेकंड वाला है ये कितने 4 प्रकार का होता है। सजावटी डिजाइन 4 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, एक तो होती है आपकी प्राकृतिक डिजाइन, आप जिसमें प्रकृति का यूज़ करते हो। ठीक है, प्राकृतिक डिजाइन होती है। ओके, दूसरा होता है क्या, प्राकृतिक डिज़ाइन के बाद अगर हम बात करें शैली युक्त डिज़ाइन, किसी भी शैली का यूज़ कर रहे हो आप, पारंपरिक शैली या कोई भी। ठीक है, शैली युक्त डिज़ाइन। तीसरी होती है ज्यामितीय डिज़ाइन। आप ज्यामितीय डिज़ाइन में जानते हो रेखाओं का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ज्यामितीय डिज़ाइन होती है। ठीक है, क्या हो गई, थर्ड हो गई ज्यामितीय डिज़ाइन। जो आपकी पंजाबी कढ़ाई होती है, क्या बोलते हैं, फुलकारी। फुलकारी में ज्यामितीय डिज़ाइन का इस्तेमाल होता है। ओके, और शायद डॉबी बुनाई में भी ज्यामितीय का ही इस्तेमाल होता है। इसको मैं ज़रा क्लियर करके बताऊंगी, अभी मुझे याद नहीं, क्लियर नहीं है, मैं गलत आपको नहीं बताऊंगी। लेकिन हाँ, पंजाब की जो फुलकारी है वो उसमें ज्यामितीय डिज़ाइन का यूज़ होता है। मतलब लाइनों को, रेखाओं को जोड़ जोड़ कर ये डिज़ाइन बनाई जाती है। और बात आती है फोर्थ वाले की, तो ये होती है सूक्ष्म डिज़ाइन। ठीक है, सूक्ष्म डिज़ाइन। ओके, क्लियर हुआ। बढ़ जाते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, समानुपातिक प्रभाव के नियामक हैं केवल रेखा का प्रभाव, केवल दूरी का प्रभाव, रेखा, दूरी तथा माप का प्रभाव, या फिर कोई भी नहीं। क्या आंसर होगा? तो यहाँ पर कौन सा आंसर आपका सही होगा, जल्दी से बता दीजिए। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा मैं बता देती हूँ, वो होगा ऑप्शन नंबर सी, रेखा, दूरी तथा माप का प्रभाव। ठीक है, कैसे होगा, जैसे कि आपने पढ़ा भी होगा कि जो अनुपात होता है, ठीक है, अनुपात के विषय में आपने पढ़ा होगा, तो उसमें आपने पढ़ा होगा अनुपात में रेखा, मतलब लाइन इन प्रोपोर्शन, मतलब सही अनुपात में रेखाएं होनी चाहिए। ठीक है, अनुपात में दूरी, सही दूरी का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, कोई भी आप डिज़ाइन बना रहे हो उसमें। ठीक है, और सही माप का इस्तेमाल होना चाहिए। ठीक है, सही माप के लिए स्केल का यूज़ करके आपको कोई भी डिज़ाइन बनाना चाहिए। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें जो हैं आपके, और दिए किसके माध्यम से गए हैं, ये दिए गए हैं आपके ग्रीक लोगों के द्वारा। जो ग्रीक अनुपात है, आपसे पूछा भी गया है कि स्वर्ण आयत किसकी देन है, तो स्वर्ण आयत ग्रीक लोगों की देन है, और उन्हीं ने ये अनुपात के विषय में सब कुछ बताया है। ठीक है, तो उसमें इन्होंने कहा है कि कोई भी डिज़ाइन बनाओ तो उसमें रेखाओं का ध्यान, दूरी का ध्यान, माप का ध्यान रख के ही आपको कोई भी डिज़ाइन बनानी है। ठीक है, तो समानुपातिक मतलब सही अनुपात के लिए क्या होना चाहिए, आपको रेखा, दूरी, माप का ध्यान रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, मांडला एक फल सजावट है, यह कहाँ का है? यह मुझे इंपॉर्टेंट लगा, आया हुआ क्वेश्चन इसलिए डाल दिया। क्या तमिलनाडु का है, बंगाल का है, गुजरात का है, या फिर राजस्थान का? तो राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, राजस्थान का। क्वेश्चन नंबर 17 है, टुकड़ों को जोड़कर एक वस्त्र बनाया जाता है तो इसे इस रूप में वर्गीकृत किया जाता है। थोड़ा सा दिमाग चलाना, टुकड़ों को जोड़कर एक वस्त्र बनाया जा रहा है, क्या संरचना निर्मित कर रहे हो, मतलब संरचनात्मक डिजाइन दे रहे हो, सजीव डिजाइन बना रहे हो, सजावटी बना रहे हो, या अमूर्त बना रहे हो? तो हम क्या कर रहे हैं, टुकड़ों को जोड़ रहे हैं। आपने कांथा कढ़ाई, बंगाल का कांथा पढ़ा होगा, पढ़ा है नहीं पढ़ा है? तो क्या है, कह सकते हैं हम इसको सजावटी डिज़ाइन। ठीक है, या फिर आपने बहुत सारे पर्दे देखे होंगे, डिज़ाइनर पर्दे होते हैं, उसमें बहुत सारे टुकड़ों को जोड़ जोड़ कर पर्दे बनाए जाते हैं। तो ये हम संरचना नहीं बना रहे हैं, हम सजावट की, नहीं तो हम टुकड़े क्यों जोड़ेंगे भाई, हम सीधा कपड़ा ले लें ना। ठीक है, या कोई गरीब भी है वो भी नहीं टुकड़े जोड़ जोड़ के ऐसे बनाता है, वो भी अपने लिए मतलब थोड़ा बहुत तो कपड़ा लेता है, तो वो सजावटी कोई ना कोई डिज़ाइन सुंदर सुंदर कपड़ों से बनाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 है, कमरे की सजावट में औपचारिक संतुलन कौन सा है? कमरे की सजावट में केंद्र के दोनों ओर एक बराबर की वस्तु, औपचारिक संतुलन की बात हो रही है, कि इतना तो समझ में आ ही गया होगा। केंद्र से ऊपर नीचे अलग अलग रंग, इनमें से कोई नहीं। तो मैंने क्या बताया, संतुलन जो होता है औपचारिक कौन सा होता है, जिसमें दोनों तरफ चीज़ें बराबर हों। तो कह सकते हैं कौन सा राइट आंसर होगा, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। केंद्र के दोनों ओर एक बराबर वस्तु औपचारिक संतुलन का उदाहरण है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, एक अविकल्प डिज़ाइन या परिधान के अंदर की सभी संधियों के बीच के संबंध को कहा जाता है। एक अविकल्प डिज़ाइन
क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। एक अभिकल्प डिजाइन या परिधान के अंदर की सभी संधियों के बीच के संबंध को क्या कहेंगे? क्या लय कहेंगे, समरसता कहेंगे, अवधारणा कहेंगे, अनुपात कहेंगे? पता चल गया होगा आंसर इतनी देर में, अब तो पता चल गया होगा, इतनी बार बात हो चुकी है। सभी संधियों के बीच के संबंध मतलब आप सभी चीज संधियों मतलब सभी लाइनों का ध्यान रख रहे हैं, अनुपात की बात हो रही है। ठीक है, डी ऑप्शन सही है। ओके भाई, जहाँ से कोई लाइन जुड़ रही है वो संधि ही तो कहलाएगी। मान लो एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, ये लाइन है, ये लाइन है, तो कैसे जोड़ रहे हो? एक अनुपात का ध्यान रख रहे हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, घर की सजावट से तात्पर्य है डैश। क्या घर में फूलदान, तस्वीर तथा खिलौने आदि का होना? बी ऑप्शन है घर में कीमती सजावटी सामान का होना। सी ऑप्शन है कमरों में उपयुक्त सामान की कलापूर्ण व्यवस्था होना। या डी ऑप्शन कालीन तथा पर्दे आदि का अधिकाधिक प्रयोग होना। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? क्या इसमें भी आपको मतलब बताना पड़ेगा, पता होगा? क्या सी ऑप्शन कमरों में उपयुक्त सामान की कलापूर्ण व्यवस्था होना? भले ही आपके पास डेकोरेशन के लिए बहुत ज़्यादा फ्लावर पॉट्स ना हो, आपके पास बच्चों के कमरे के लिए टॉयज़ ना हो, लेकिन आपके अंदर कला है तो आप अपने कमरे को अच्छे से सजा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 21 है, अनुरूपता को निम्न प्रकार से उत्पन्न किया जा सकता है। क्या रेखा द्वारा, आकार द्वारा, बनावट द्वारा या तीनों के द्वारा? तो हमें कोई भी अनुरूपता मतलब अनुरूपता अभी अपने आपको जस्ट बताया था, कुछ देर पहले ही बात हुई, तो इन सभी के द्वारा हम अनुरूपता को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इन तीनों रेखा के द्वारा भी, आकार के द्वारा, बनावट के द्वारा भी कोई भी वस्तु बना सकते हैं जो मिलती जुलती हो। ठीक है, एक दूसरे के अनुरूप हो। क्वेश्चन नंबर 22 है, अनुपात से तात्पर्य है मापों एवं क्षेत्रों का एक दूसरे से संपूर्ण रूप से संबंध। ये कथन किसका है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, परिभाषा है, याद कर लेना, आई हुई तो परिभाषा है। अनुपात से तात्पर्य है मापों एवं क्षेत्रों का एक दूसरे से संपूर्ण रूप से संबंध। ये कथन क्या रट का है, ट्रिकैग का है, स्टेला सुंदरराज का है या बेल्सर का है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर सी ऑप्शन, स्टेला सुंदरराज का ये कथन है। ठीक है, ऐसे ही एक डेफिनेशन और बहुत महत्वपूर्ण है मेरे हिसाब से, रट महोदय की डेफिनेशन है, जो कि मैंने लिखी नहीं, आपको बता देती हूँ, याद रखना। रट नहीं, दांते की, सॉरी, दांते महोदय की, वो रट ही याद है मुझे अभी तक, दांते। ठीक है, दांते की डेफिनेशन है और जो ये बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं दांते। ठीक है, तो दांते है, इन्होंने कहा है कला यथासंभव प्रकृति का अनुसरण करती है। जो कला है, आर्ट है, प्रकृति का अनुसरण करती है। और सही बात है, स्टार्टिंग में अब तो बहुत डिज़ाइंस आ गए और आज भी लोग कला जो भी डिज़ाइन बनाते हैं, जो भी कुछ भी करते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं प्रकृति को ही उतारते हैं। ठीक है, प्रकृति, चाहे पशु पक्षी के चित्रांकन हो गए, ठीक है, चाहे वनस्पति का चित्रांकन हो गया, तो प्रकृति से ही। तो ये किसने? दांते ने कहा है। जैसे शिष्य अपने गुरु का, पूरी डेफिनेशन सुनिए, कला यथासंभव प्रकृति का अनुसरण करती है, जैसे शिष्य अपने गुरु का अनुसरण करता है। जैसे शिष्य होते हैं तो अपने गुरु की नक्शे कदम पर चलते हैं, ऐसे कला जो होती है प्रकृति से प्रभावित होती है। ये किसने कहा है? दांते ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 23 है, गृह सज्जा से तात्पर्य है कम स्थान, कम खर्च, कम समय में घर को सजाना। कम स्थान, अधिक खर्च और कम समय में घर को सजाना। अधिक स्थान, कम खर्च और अधिक समय में घर को सजाना। डी ऑप्शन है उपर्युक्त सभी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 23 क्वेश्चन है, आंसर आपको समझ में आ गया होगा। हम क्या है, होम साइंस के स्टूडेंट्स हैं, जहाँ पर हम पढ़ते हैं वर्क सिंप्लीफिकेशन या फिर पढ़ते हैं मनी मैनेजमेंट। ओके, या फिर क्या पढ़ते हैं हम, मतलब वर्क सिंप्लीफिकेशन में लगभग चीज़ें आ जाती हैं ये वाली, जिसमें कम समय में, ठीक है, कम स्थान में, कम खर्च में, मनी मैनेजमेंट आ गया, कम खर्च में भी हम घर को सजा सकते हैं। ठीक है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल, हम क्या है, होम साइंस के स्टूडेंट्स हैं, तो हम हर चीज़ क्या है, करेंगे सब कुछ, लेकिन ज़रूरी नहीं बहुत पैसा हो, बहुत समय हो, क्योंकि हम वर्क सिंप्लीफिकेशन पढ़ते हैं तो कम समय में कैसे काम किया जा सकता है हम ये सीखते हैं। मनी मैनेजमेंट में हम सीखते हैं कैसे कम खर्च में घर को चलाया जा सके। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा पैसा हो, बहुत ज़्यादा समय हो तभी आप घर को सजा सकते हो, बहुत बड़ा घर हो तभी घर को सजा सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं। कम स्थान हो, कम खर्च हो, कम समय में भी घर को सजाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, कला के आधारीय तत्व में से एक है संतुलन, लय, रेखा, अनुरूपता। कला के आधारीय तत्वों में से कौन सा एक है यहाँ पर? तो जल्दी से बताइए, कला का एक तत्व है इसमें, कौन सा है भाई? भाई एक ही तो है, रेखा, और तो सब क्या है, सिद्धांत है। संतुलन, लय, अनुरूपता ये सिद्धांत है, तो रेखा क्या है, तत्व है। भाई अब तो पता होगा, इतनी बार बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 25, चढ़ाव व उतार का क्रम उत्पन्न करते हैं, एकता, बल, लय या अनुपात।
चढ़ाव और उतार किसमें मतलब महसूस होता है? आप बता सकते हैं इसका आंसर क्या है? जल्दी से बताइए। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? लय होगा। राइट आंसर होगा लय। लय की उत्पत्ति कैसे हुई है? ठीक है, तो अंग्रेजी में आपको पता है इसको, लय को हम क्या कहते हैं? रिदम कहते हैं। क्या कहते हैं? रिदम कहते हैं। क्या कहते हैं? रिदम कहते हैं। ओके, इंग्लिश में। लेकिन इसकी उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? इसकी उत्पत्ति ये हुई है रीन शब्द से, REIN। ठीक है, रीन शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। लिख लीजिएगा, ऐसे शब्द पूछ लिए जाते हैं, हुई है। और इसका अर्थ क्या होता है? प्रवाह। ठीक है, प्रवाह मतलब आप अगर किसी भी वस्त्र पर या किसी भी आप डिज़ाइन पर नज़रें अपनी डालो तो वो नज़रें आपकी फिसलती हुई नीचे जाएं, फिसलती हुई ऊपर को जाएं। अगर नीचे नज़र गई है तो ऊपर जाए, ऊपर की नज़र नीचे को जाए, फिसलती हुई नज़र जाए, तो चढ़ाव व उतार का क्रम होता है इसमें। ठीक है, तो लय का ध्यान बहुत ज़रूरी होता है किसी भी डिज़ाइन को बनाते हुए। ओके, ठीक है। तो प्रवाह, गति जैसे शब्द आपको मिले, उतार चढ़ाव वाले शब्द मिले, मतलब लय की बात हो रही है। तो राइट आंसर आपको सी ऑप्शन पता चल गया होगा। भाई जल्दी से आप लोग बता दीजिए क्लास कैसी लगी। सभी लोग चैनल को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लीज़ सपोर्ट करिए, शेयर करिए। एंड मिलते हैं ऐसे ही क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।